करने में हम लोग ये भी देखते हैं कि वो फ्यूचर एडॉप्टेशन को कैसे वो करते हैं। जैसे मार्केट में कोई नया कंपटीशन चल रहा है तो उसको वो मतलब कंपटीशन में लाने के लिए अपने आप को कैसे वो अपडेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर आपको पैसा निकालना है या पैसा जमा कराना है तो आप जाओगे बैंक में, वहाँ पे पासबुक में एंट्री होगी, लाइनों में लगोगे। क्या अब ये सब होता है? सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो बैंक को ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको न्यू एज बैंक बोलते हैं। अब देखो, जैसे जैसे मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, ये जो ऑप्शंस है वो नैरो डाउन होते चले जा रहे हैं। मतलब मान लो 100 बैंक्स हैं, तो जैसे जैसे आप इन पैरामीटर्स को समझोगे तो आप 100 में से 20 पे आ जाओगे, फिर 10 पे आ जाओगे, फिर एंड में गिने चुने 4-5 रह जाएंगे। अब आपको दिमाग लगाना है कि उसमें से सबसे अच्छा कौन सा। जरूरी नहीं जिस पे मैंने बेट ली है उसी पे आपको लेनी है, क्योंकि वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको खुद देखना है। तो बैंक ऐसा होना चाहिए या बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को बहुत तेजी से बदल रहा हो, या ये कह लो और जो बैंक है उससे तेजी से बदल रहा हो। तो दैट मस्ट बी अ न्यू एज बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात आपको बताता हूं, एक है बैंक जिसका की मार्केट कैप है मान लो 5 लाख करोड़, एक है बैंक जिसका मार्केट कैप है 5,000 करोड़, एक है जिसका है 50,000 करोड़। तीनों में से बेटर कौन सा है? ये आपने बोला 5 लाख करोड़। एक पर्टिकुलर साइज पे जाने के बाद में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जल्दी से वो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके छोटे से चेंज से भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है ओवरऑल बिजनेस के ऊपर। तो वो एक बड़े हाथी के जैसा हो गया जो बहुत तेज नहीं भाग सकता है, और जो बहुत छोटा है उसके पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी बैकिंग नहीं है कि वो बहुत तेज भाग सके। तो जब मैं बात कर रहा हूं इतनी बड़ी बेट लेने की, तो मैं ऐसे बैंक पे नहीं ले रहा हूं जो कि 5 लाख करोड़ है जिसकी मार्केट कैप, क्योंकि 5 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 5,000 करोड़ पे भी मैं बेट नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां पे रिस्क है। तो आई एम गोइंग विद 50,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ पे पहुंचना अगले 10 साल में कोई बड़ी बात नहीं है अगर उस बैंक में दम है तो। अगर आप ध्यान से मेरी साइकी को समझोगे, मैं क्या कर रहा हूं, रिस्क को कम करता चला जा रहा हूं, लेकिन जो रिटर्न है उसको बचा करके रख रहा हूं। और ये समझ आ रहा है मैंने बैंक ही क्यों चूज किया। उसके पीछे कई रीजंस हैं। एक तो इसमें एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप में से कोई भी उठ करके चला जाए और बोले कि मेरे को बैंक खोलना है तो कोई भी खोल लेगा। मतलब बैंकिंग लाइसेंस मिलना इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, क्योंकि रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है। तो एंट्री बैरियर आ गया। दूसरा, जो आरबीआई है उसकी जो रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। इसलिए मैंने बैंक को चूज किया। जब सेफ्टी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, आपके माइंड में एक ही थॉट आता है, दैट इज एफडी। तो इट इज एज सेफ एज एफडी। हो सकता है जिस बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया है, आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट कैसे पड़ा हुआ है? एज अ डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, या फिर आपने एफडी कराई हुई है उसी बैंक में। इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू गाइस? मतलब समझ पा रहे हो ना मेरी थॉट प्रोसेस को? ये बहुत अलग है बाकी पूरी दुनिया में जो भी आप इधर उधर सुनते हो, देखते हो, उस थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। बिकॉज आई नेवर गो विद द नॉर्म। जो सब कर रहे होते हैं वो तो मैं कभी भी नहीं करता हूं। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है, बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। व्हेन को हटा दो, वेयर लगा दो। मतलब जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, जैसे कि ईवी सेक्टर, वहां पे मैं बिल्कुल ही पेसिमिस्टिक हूं। और जहां पर मार्केट पेसिमिस्टिक है, यानी बैंकिंग में क्या होने वाला है, वहां पर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि अभी वैल्यूएशंस रीजनेबल लेवल पर है। और ये देखना होता है कि क्या वो बिजनेस अपने ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच चुका है या फिर अभी वहां पर पहुंचने की गुंजाइश है। तो कहां पैसा लगाना चाहिए? वो बिजनेस जो अभी पीक पर है अपनी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अभी वो अपनी पीक से बहुत दूर है लेकिन ये श्योरिटी है कि वो पहुंचेगा, बेस्ड अपॉन डेटा, बेस्ड अपॉन पिछले 1-2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। तो बैंक में बहुत सारी चीजें देखनी होती है जब बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। क्या क्या देखना होता है? एक है प्राइस टू बुक रेशियो। मतलब एक बुक वैल्यू होती है कंपनी की, तो बुक वैल्यू पर शेयर होती है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखना होता है। वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो एक्सपेंसिव है। एक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग पता है क्या होता है? पीई मल्टीपल। कितनों को पता है? हाथ ऊपर करो। बहुत कम को पता है। अब ये मैं समझाऊंगा नहीं क्या होता है, अब जा करके खुद पढ़ो, खुद सीखो, खुद समझो। अब वहां पर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए।
मतलब क्या, एक होती है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये सब रेशियोज होती हैं जो देखनी होती है एक बैंक की। मान लो किसी बैंक की है कॉस्ट टू इनकम रेशियो 50%, मतलब क्या, उसकी ब्रांचेस का रेंट है, सैलरीज हैं, उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, ये सारी कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर उस बैंक की ऑलरेडी है मान लो 50%, तो क्या ऐसे बैंक में पैसा लगाना चाहिए या किसी ऐसे बैंक में जिसकी अभी कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत हाई है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में, 10 साल में धीरे धीरे कम होने वाली है, यानी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है। ये बात कितनों को समझ आई है? हाथ ऊपर करो। जो बिजनेस होता है उसको वैल्यू किया जाता है बेस्ड अपॉन के आज उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो क्या है, आज उसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो क्या है। तो अगर कोई ऐसा बैंक है जिसकी अर्निंग्स अभी कम है, कॉस्ट ज्यादा है, यानी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की बहुत गुंजाइश है और फ्यूचर में